एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू गुड्स, आप ये जितनी मैंने एडजस्टमेंट सीखनी है सारी गुड्स से रिलेटेड है, बाकी सारी नकली हो गई हैं, ये और भी नकली हैं, तो इसी से सीख रहे हैं। पहले लिखना है जी गुड्स गिवन इन चैरिटी, हमने गुड्स दान में दे दिए, ठीक है जी। पहले तो उसकी जर्नल एंट्री बताओ क्या थी, गुड्स गिवन टू चैरिटी, वेरी गुड जी। जर्नल एंट्री क्या थी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अब आप खुद सोचो चैरिटी कहाँ पे जाएगा, पीएनएल की डेबिट, वेला खर्चा है, कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड, और अमाउंट यहाँ पे परचेजेस का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो अमाउंट परचेजेस में से क्या करेंगे, माइनस। लिखो ये एडजस्टमेंट, गुड्स गिवन इन चैरिटी, चैरिटी टू परचेजेस कहाँ जाएगा, पीएनएल की डेबिट साइड, और अमाउंट परचेजेस में से माइनस। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, ये सभी आउटसाइड होंगी, कभी इनसाइड नहीं मिलेंगे जी। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, हमने गुड्स एज अ फ्री सैंपल बांट दिया। जर्नल एंट्री बताओ पहले, या फ्री सैंपल्स टू परचेजेस या एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस। तो अब इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, एडवर्टीजमेंट है तो कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड, और अमाउंट परचेजेस में से माइनस। इन सभी एडजस्टमेंट को ना हम कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। माइट भी क्वेश्चन में डराने के लिए आपको सेलिंग प्राइस भी दे दे, बट हमने हमेशा किस पे करनी है, कॉस्ट प्राइस पे। नेक्स्ट, गुड्स गुड्स यूज्ड फॉर द पर्सनल यूज। अब कोई भी गुड्स से और हमने उसको पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया। पर्सनल यूज क्या होता था, ड्राइंग। जर्नल एंट्री बताओ, ड्राइंग्स टू परचेजेस, तो अब ड्राइंग्स कहाँ पे जाती थी, कैपिटल से माइनस, ठीक है जी, वेरी गुड। ड्राइंग्स कहाँ जाती थी, कैपिटल में से माइनस, और ये भी क्या हो जाएंगी, परचेजेस में से माइनस। गुड यूज फॉर पर्सनल यूज, हाँ जी, गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बाय चांस हमारी फैक्ट्री में आग लगी और हमारे गुड्स जल गए। ये वो केस है जिसके अंदर हमारे गुड्स इंश्योर्ड नहीं है, व्हेन गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड। इंश्योर्ड नहीं है मतलब पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा। पहले जर्नल एंट्री, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर की, ठीक है जी। एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। इसमें बाकी की दो भी लिखनी है, नहीं, अभी हम मान के चल रहे हैं हमने गुड्स का इंश्योरेंस नहीं कराया था, सिर्फ हमारी फैक्ट्री में 10,000 के गुड्स जल गए और हमारा इंश्योरेंस नहीं था, तो 10 का 10,000 का आपको क्या हो गया, लॉस। लॉस है तो कहाँ पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड, और अमाउंट परचेजेस में से क्या हो जाएगा, माइनस। पीएनएल की डेबिट साइड और अमाउंट परचेजेस में से क्या हो जाएगा, माइनस। सारी एडजस्टमेंट्स अगर आप देखो, ठीक है जी, सभी में से क्या कर रहे हैं, परचेजेस में से माइनस, और अगर डिस्ट्रॉयड बाय फायर है तो पीएनएल की डेबिट साइड, पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग कैपिटल में से माइनस, फिर फ्री सैंपल्स पीएनएल की डेबिट साइड, गुड्स गिवन चैरिटी पीएनएल की डेबिट साइड। हर एक चीज़ पीएनएल की डेबिट साइड ही तो जा रही है, ठीक है जी। पर अगली एडजस्टमेंट बहुत बढ़िया है, वो पीएनएल की डेबिट साइड नहीं जाएगी, इनफैक्ट ये 3 साइड पे इफेक्ट डालेगी। तो पहली एडजस्टमेंट हम सीख रहे हैं उसका इफेक्ट 2 साइड से ज़्यादा पे जा रहा है। ये आ जाती है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर बट वर इंश्योर्ड, बट हमने इसका क्या कराया होता है, इंश्योरेंस। एक मिनट पहले समझ लेते हैं जी क्या हुआ, लिख लो एक एंट्री, गुड्स ऑफ ₹10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स ऑफ ₹10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी accepted 80% of the claim. Goods of ₹10,000 were destroyed by fire and insurance company accepted 80% of the claim. अब सपोज हमारी फैक्ट्री में आग लगी, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी आई, कह रही है मैं आपको 80% ऑफ द क्लेम की पेमेंट कर दूंगी, बाकी की मैं नहीं करती, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर देखना इफेक्ट कहाँ का पे जाएगा, प्रैक्टिकली समझेंगे तो 10,000 रुपये गुड चले, इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम देने के लिए रेडी है, 80% देगी, 20% तो नहीं देगी। जो हमें एक्चुअली देखूं तो 8,000 रुपये तो हमें मिल जाएंगे, पर 2,000 रुपये हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। अब एक इफेक्ट देखना कहाँ जाएगा, पहले तो गुड्स जल गए, गुड्स कितने के जल गए, 80,000, सॉरी 10,000, तो परचेज में से कितना माइनस करूंगा, 10,000। किसका अमाउंट है जी, गुड्स का, ठीक है जी। अब मैं देखूं तो इंश्योरेंस कंपनी कितना अमाउंट देने के लिए रेडी है, 8,000 रेडी है, दिए नहीं है,
जब हमने जर्नल में एंट्री सीखी थी ना, तो हम एंट्री बनाते थे बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पर हमें क्लेम नहीं आया, हम मान के चले उन्होंने क्लेम एक्सेप्ट की है, दे हैड एक्सेप्टेड द क्लेम, दे हैड नॉट गिवन द क्लेम। तो अभी इस सिचुएशन में 8,000 रुपये जो हमें मिले, अभी मिलेंगे, मिले नहीं है, मिलेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी मेरी क्या बन जाएगी, एक तरीके से असेट, वो मेरा क्या बन जाएगा, डेटर। तो 8,000 रुपये जो भी क्लेम का अमाउंट है वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड में। एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी मेरी डेटर बन गई, उनसे 8,000 रुपये आने, किस नाम से शो करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है जी। बट अगर मैं देखूँ तो मुझे एक्चुअल में लॉस कितने का हो गया, 2,000। ये लॉस कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड। तो एक ऐसी एडजस्टमेंट भाई जिसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ रहा है जी, 3 साइड पर, तभी एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। और अभी इसका 5 साइड पे इफेक्ट जाएगा जब मैं इसकी जीएसटी के साथ एंट्री सिखाऊंगा, वो तो 90% स्कूल में मूवमेंट होती है। दोबारा बता रहा हूँ भाई, देख मेरे ना 10,000 रुपये के गुड चल गए, इंश्योरेंस कंपनी यही कह रही लो सर 80% क्लेम ले लो, 10,000 का 80% कितना बनता है, 8,000 रुपये देने के लिए रेडी है ना, अभी दिए नहीं है तो देने के लिए रेडी है, तो वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के सेट में, क्योंकि अभी पैसे लेने हैं। बट हमारे गुड्स तो 10,000 के खत्म हो गए, तो इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, परचेज में से माइनस 10,000 रुपये, और जो लॉस है वो मुझे एक्चुअल में घाटा कितने का हुआ, 2,000, वो कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड। इसमें कभी गेन तो होएगा ही नहीं, ठीक है जी। अगले केस पे चलें, नेक्स्ट जी 17th एडजस्टमेंट, गुड्स sold and dispatched but omitted to be recorded. Goods sold and dispatched but omitted to be recorded. Sold and dispatched का मतलब क्या हुआ, sold का मतलब क्या है, बेच दिए, और dispatch का मतलब भेज दिए। गुड्स बेच भी दिए और भेज भी दिए, पर लिखना भूल गया, लिख लो। गुड बेचने की एंट्री कैश टू सेल्स, बट हम ये मान के चलेंगे गुड्स ना हम उधार पे बेच रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ ये जब भी एंट्रीज आएंगी हम इस पे मान के चलते हैं उधार पे सारा सिस्टम चल रहा है, तो गुड्स हम उधार पे बेचेंगे तो क्या एंट्री बन जाएगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यूजुअली उधार पे बिकते हैं, ठीक है जी। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो अब इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, डेटर कहाँ जाते हैं, असेट्स में, तो अमाउंट एसेट में, डेटर में क्या हो जाएगा, प्लस, और सेम अमाउंट सेल्स में क्या हो जाएगा, प्लस। डेटर में प्लस और सेल्स में प्लस। हर एक चीज़ का ना एंड पता क्या, उसकी जर्नल एंट्री, जिसको एंट्री आती है उसने समझ, उसने फंसना ही नहीं है। आपने माइंड में एंट्री सोची, मैंने उसकी लेजर पोस्टिंग कर दी, या उसके अंदर इफेक्ट डाल दिया। जैसे एक और एंट्री बेस्ड क्वेश्चन, गुड्स परचेज्ड एंड इंक्लूडेड इन स्टॉक बट omitted to be recorded. Goods purchased and included in stock but omitted to be recorded. Goods खरीद लिए, स्टॉक में भी जोड़ दिया, लिखना भूल गया। ओपनिंग स्टॉक में प्लस, नहीं, स्टॉक के अंदर तो पहले से हुआ है, बस आप सोच, सारी बातें छोड़ो, मुझे इसकी वेरी गुड एंट्री बोलो पहले, गुड्स खरीदने की, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो अमाउंट परचेजेज में टू क्रेडिटर, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, परचेजेज में प्लस और क्रेडिटर में प्लस। ठीक है जी। अगली एंट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुड्स सोल्ड ऑन सर क्रेडिटर में प्लस क्यों, अप्रूवल बेसिस, उधार पे लिए ना, कैपिटल में क्यों नहीं करेंगे, गुड्स उधार पे लिए, जनरल एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। हाँ, तो परचेजेस कहाँ पे जाती हैं, ट्रेडिंग की डेबिट में, वहीं प्लस करो। क्रेडिटर कहाँ पे जाते हैं, बैलेंस, कहीं पे कैपिटल आया वर्ड, जब तक हर एक चीज़ का लॉजिक उसकी एंट्री, परचेजेस टू क्रेडिटर। अगला, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, APPROVAL, कई लोगों को अक्रूवल लगता है, इट इज़ नॉट अक्रूवल, इट इज़ अप्रूवल। ये ना रियल लाइफ सिनेरियो है। अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कभी कभार किसी दुकान में जाते हैं, हमारी जान पहचान का आदमी कहता है कोई नहीं ले जाओ, पसंद आएगा तो रखना, नहीं तो मुझे वापस कर देना। सारे दुकानदार ऐसे ही बोल के हमें तो गुड्स शेप देते हैं, हमें ही पता, हमें भी पसंद आ जाते हैं, हम वापसी करने जाते नहीं। होता नहीं है, किसी दुकान पे जाओ, कहेगा कोई नहीं ले जाओ, पसंद आएगा तो रखना, नहीं तो हमें वापस कर देना।
ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे भी यही हुआ, बट ये जो हमारे अकाउंट्स वाले हैं ना, ये कहते हैं यार इसको हम सेल मान नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते? इसके लिए ना गुड सेल्स ऑफ गुड एक्ट बना था, शायद 1800 पता नहीं 56 कौन सी ईयर में था, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं। उसके अंदर उन्होंने कहा था इस चीज़ों को हम ना सेल्स मान नहीं सकते, हम इसको सेल्स नहीं मान सकते। अब हुआ गया, एक बारी प्रैक्टिकली समझना। सपोज मैं ना ताशु की शॉप पे गया, ताशु ने मुझे कहा सर जो भी हम सामान बेचते हैं आप ले जाओ, मोबाइल फ़ोन का काम है जैसे इनका। तो अच्छा वो किस, हाँ वही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यार, अच्छा ठीक है जी, चलो जो भी इनका काम है, मान लेते हैं कि मैं किसी दुकान पे गया, मैं उसकी दुकान से सामान लेके आ गया, इसने कह दिया कि सर पसंद आए तो रखना, नहीं आए तो वापस कर देना। मैं ताशु की दुकान से सामान उठा के ले आया, ठीक है जी, ठीक है, नहीं वापसी क्यों नहीं लेगी, आगे सुनो जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं ताशु की दुकान से सपोज कोई सामान था 20,000 रुपये का, ठीक है जी, ताशु ने मुझे बेच दिया 25,000 रुपये का। कॉस्ट थोड़ी बताएगी कितने का आया, बस कह दिया कोई नहीं सर ले जाओ, पसंद आएगा तो रखना, नहीं आएगा तो वापस कर देना। उस टाइम पे ताशु ने क्या चीज़ की होगी, जब मेरे को गुड्स बेचे होंगे, सबको लगता है माल तो बिक गया, तो इसने क्या किया होगा, सेल में प्लस, गुड्स तो उधार पे लिए तो क्या किया होगा, डेटा में प्लस, और साथ साथ क्या कर दिया होगा, स्टॉक में माइनस, माल तो चला गया। बट हमारा अकाउंट्स का रूल कहता है इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज सेल्स। इस चीज़ को मैं सेल्स नहीं मान सकता, क्योंकि अब मेरा अप्रूवल आना ज़रूरी है। माइट भी मेरे को पसंद ना आए, और मेरा नेचर ऐसा, मुझे किसी का माल पसंद नहीं आएगा। मतलब जब भी मेरे पास अप्रूवल बेसिस की एंट्री आएगी तो मेरी हमेशा गुड्स रिजेक्ट होंगे, इसको मैं सेल नहीं मानूंगा। मतलब मैंने इसको गुड्स वापसी कर दी। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बताओ, इफेक्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है जी। अमाउंट मैं क्या करूँगा, सेल्स रिटर्न नहीं है, सेल्स रिटर्न तो तब होगा ना अगर आपने इसको सेल्स मानना होगा, सेल्स तो है ही नहीं, क्योंकि सेल्स तब होता है जब मेरे पास ओनरशिप की गुड्स ट्रांसफर, वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स। अभी तक बिल तो आया ही नहीं, परचेज में प्लस, ठीक है जी, नहीं परचेज में प्लस भी नहीं करेंगे। अब एंट्री का इम्पैक्ट उल्टा हो जाएगा। अमाउंट देखो, जब इसने गुड्स बेचे होंगे तो उस टाइम पे इसने एंट्री क्या बनाई होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है जी। स्टॉक में तो अपने अभी कम हो गया होगा, बट अब एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स, क्योंकि ये तो गुड्स की सेल मानना अलाउड ही नहीं है हमारे रूल की वजह से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, एंट्री को रिवर्स कर दूंगा जैसे रेक्टिफिकेशन में सीखा है, ठीक है जी। तो अब अमाउंट क्या करूंगा, सेल्स में से माइनस, और क्या करूंगा, डेटा में से माइनस, और बट हाँ क्लोजिंग स्टॉक में अमाउंट क्या हो जाएगा, प्लस, स्टॉक तो बढ़ जाएगा ना। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की असेट साइड। तो अगर अब आप इफेक्ट देखो तो एक ट्रांजैक्शन इफेक्ट कहाँ पे पड़ रहा है जी, 4 साइड पर। इस वजह से एंट्री क्या होगी, इंपॉर्टेंट। एक क्या करना है, सेल्स में से माइनस, दूसरा क्या करना है, डेटर में से माइनस, फिर क्या करना है, स्टॉक में प्लस, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की असेट साइड। थोड़ा सा और, अब अमाउंट कौन से डालूंगा, सेल्स में कितना अमाउंट प्लस करूंगा, 25,000 विच इज द सेलिंग प्राइस, डेटर में कितना प्लस करूंगा, 25,000 विच इज अगेन दी, सॉरी हाँ, सेल में किससे कितना माइनस करना है, 25,000, डेटर में से कितना माइनस करना है, 25,000 दी सेलिंग प्राइस। बट क्लोजिंग स्टॉक में क्या प्लस होएगा, कॉस्ट प्राइस, कितना आएगा जी, 20,000, वन ऑफ द टफेस्ट एडजस्टमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है मोटा खर्चा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है छोटा खर्चा। मैंने ना इस मोटे खर्चे को छोटा खर्चा मान लिया। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जो मैंने असेट परचेस करने में लगाया हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो मैंने उसकी अपनी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन करने के लगाया। यूजुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर जाते हैं बैलेंस शीट की असेट साइड में लिख लो, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाते हैं P&L अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। P&L में नहीं जाना चाहिए, ट्रेडिंग या P&L डिपेंड करता है ना क्या है, अगर वेजेस है तो उसमें जाएंगी, तो ट्रेडिंग या P&L अकाउंट की डेबिट साइड में। अब हमसे गलती क्या हुई, मैंने कोई भी मोटा खर्चा था उसे छोटा मान लिया। इसको कैसे ठीक करना है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल आ गया, वेजेस पेड ₹500 फॉर installation of a machinery, wages paid ₹500 for installation of a machinery was included in purchases.
सॉरी was included in the wages account. Wages paid ₹500 for installation of a machinery was included in the wages account. अब तुम्हें लगे यार एडजस्टमेंट तो ठीक है, मैंने नई मशीनरी खरीदी, नई मशीनरी की इंस्टॉलेशन में कुछ पैसे लगाने थे, गलती से मैंने कौन से अकाउंट में डाल दिया? वेजेस में। गलती से कहाँ इंक्लूड हो गया? वेजेस में। तो कैसे ठीक करोगे? वेजेस में से माइनस मशीनरी में प्लस और मशीनरी में प्लस। ये तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता है। और ये कॉमन सेंस है, रेक्टिफिकेशन एरर से पहले कॉमन सेंस है। तो अमाउंट वेजेस में से माइनस तो मशीनरी में प्लस। हुआ क्या, मैंने एक नई मशीनरी खरीदी, उसके लिए वेजेस पे 500 रुपये लगाए, गलती से मैंने उसे वेजेस अकाउंट में डाल दिया, जबकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो मशीनरी में क्या करेंगे? प्लस, जहाँ पे इंक्लूड हो गए वहाँ से माइनस, जहाँ पे करना था वहाँ पे प्लस। तो वेजेस में से माइनस तो मशीनरी में प्लस। ठीक है जी। सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर treated as capital expenditure. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू का मतलब क्या था? छोटा खर्चा। कैपिटल का मतलब क्या था? मोटा खर्चा। इस छोटे खर्चे को मैंने गलती से मोटा खर्चा मान लिया, मतलब मैंने उसको बैलेंस शीट में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल करते हैं, उसे और क्लियर हो जाएगा। ₹1000 स्पेंड ऑन white washing, ₹1000 spent on the white washing was debited to the building account. ₹1000 spent on the white washing was debited to the machinery account, या debited की जगह वर्ड लिखा आ जाएगा was included to the building account. हमने 1000 रुपये अपनी बिल्डिंग की वाइट वॉश पे लगाए, गलती से बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़ दिया। बिल्डिंग में से माइनस, जहां पे गलती से जुड़ गया उसे क्या करेंगे? तो बिल्डिंग में से अमाउंट क्या कर देंगे? माइनस, और अमाउंट का डाल देंगे P&L अकाउंट की डेबिट साइड। किस नाम से? रिपेयर। P&L अकाउंट की डेबिट साइड और अमाउंट P&L की डेबिट में डाल देंगे। रिपेयर ही तो होती है ये। ठीक है जी। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू से हमारा क्या मतलब है? एक ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा मिलता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल डेप्रिसिएशन का भाई है। एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, सेम ट्रीटमेंट के तरीके से कह रहा हूँ। ये एडवर्टीजमेंट का भाई है, तो कहाँ जाएगा? मतलब डेप्रिसिएशन का भाई है, तो कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट की डेबिट साइड, और अमाउंट एसेट में से क्या हो जाएगा? माइनस। एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कैसे आएगा। जैसे उसने हमें ये दे दिया एडवर्टीजमेंट ₹6000, और नीचे बोल दिया उसने राइट ऑफ। राइट ऑफ करने का मतलब होता है ख़त्म करना। ठीक है जी। जैसे आप लोगों ने टाइम अपना ख़त्म किया ना, ऐसे ही हमने एडवर्टीजमेंट को ख़त्म करना है। राइट ऑफ 1/5 ऑफ द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। कितने एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है? 1/5। टोटल एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना आया था? 6000। इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक 1/5, एक 4/5। 6000 का 1/5 कितना आ जाएगा? 1200, और बाकी कितना आ जाएगा? 4800। तो ये जो 1200 रुपये, ये तो कहाँ जाएंगे? P&L की डेबिट साइड। जो अमाउंट आपने राइट ऑफ करना है, सिंस ये एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये हमारे लिए एक फिक्टिशियस एसेट है, बाकी 4800 कहाँ आ जाएंगे? बैलेंस शीट की असेट साइड में। ये कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट की असेट साइड में। अगले साल दोबारा मैं 1200 माइनस करूंगा, वो P&L के डेबिट में, बैलेंस शीट में कितने बच जाएंगे? 3600 रुपये।